नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे साथियों। मैं पल्लवी गौड़ द पल्लवी एकेडमी मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। साथियों, मैं आज इस वीडियो में आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक विकारी शब्द का भेद विशेषण के बारे में विस्तार से बताने वाली हूँ। तो आप मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बड़े ही ध्यान से देखें और पूरा देखें। मेरे वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। साथियों, विकारी शब्द विशेषण के बारे में जानने से पहले आइए हम शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा रचित एक कविता के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। ये शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित कविता है। इसमें हम कुछ शब्दों पर ध्यान देते हैं कि प्रात नभ था बहुत नीला, नीला शंख जैसे। शंख का क्या रंग बताया है? नीला। क्या विशेषता बताई है? नीला। भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका, चौका किससे लीपा हुआ है? राख से। कैसा है? लीपा हुआ। अभी गीला पड़ा है। कैसा है? गीला। बहुत काली सिल, सिल का रंग क्या बता रहे हैं? क्या विशेषता है? काली। जरा से लाल केसर से, केसर कैसी है? लाल, कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर यह लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। फिर नील जल में, जल कैसा है? नीला। गौर झिलमिल देह, देह कैसी है? गोरी और झिलमिलाती हुई जैसे हिल रही हो। तो इस प्रकार से इस कविता में कुछ शब्दों की विशेषता बताई गई है। जैसे शंख कैसा है? नीला। सिल का रंग है काला, केसर है लाल, है ना, जल है नीला और देह है गोरी। तो इन सभी शब्दों की विशेषता यहां पर बताने के लिए विशेषण शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि विशेषण से आशय है कि ऐसे शब्द जो किसी की विशेषता बताएं। विशेषण से आशय है ऐसे शब्द जो किसी की विशेषता बताते हैं। परिभाषा देख लेते हैं विशेषण की परिभाषा। विशेषता बताने वाले शब्द, विशेष, विशेषण, विशेषता बताने वाले शब्द। जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम के रूप, गुण, संख्या, मात्रा, परिमाप आदि की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। किसकी विशेषता बताते हैं विशेषण? संज्ञा की या सर्वनाम की। तो संक्षिप्त में हम ये समझ सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। नन्ही चींटियां दाना लेकर जा रही थी। दाना लेकर कौन जा रहा था? चींटियां। तो ये क्या हुआ? संज्ञा हुई। पर वो चींटियां कैसी हैं? उनकी विशेष बात क्या है? चींटियां नन्ही हैं, यानी कि छोटी सी चींटियां हैं। तो नन्ही विशेषता हुई चींटियों की। ठीक है। इसी प्रकार से कच्ची झोंपड़ी में मत जाओ। झोंपड़ी कैसी है? कच्ची। तो झोंपड़ी हुई संज्ञा और उसकी विशेषता क्या है झोंपड़ी की? कि वो कच्ची है। यहां विशेषता शब्द से आशय आप केवल गुण से ना लगाएं। विशेषता का अर्थ है विशेष पहचान, चाहे वो अच्छे रूप में हो या बुरे रूप में हो। विशेष बात सबसे हटकर क्या है संबंधित शब्द में, चाहे वो संज्ञा हो या सर्वनाम हो। तो यहां पर दोनों ही अर्थ लगाए जाएंगे। विशेषता का अर्थ यहां पर विशेष यानी कि गुण से ना लगाया जाए या सकारात्मक पहलू से ना लगाया जाए। विशेषण का सामान्य अर्थ है कि संबंधित शब्द, संज्ञा या सर्वनाम जो दूसरों से अलग है, उस विशेष बात को बताने के लिए विशेषण का प्रयोग होता है। ठीक है। चलिए, कपड़े तार पर डालो
कपड़े कैसे? गीले कपड़े। कपड़े कैसे हैं? कपड़ों की विशेषता है कि वो गीले हैं। गीले कपड़े तार पर डालो। तो इस प्रकार से चींटियों के लिए नन्ही, झोंपड़ी के लिए कच्ची और कपड़े के लिए गीली, ये सभी विशेषण शब्द हैं। ठीक है, तो वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हो, विशेषता किस आधार पर बताते हो? उनके रूप के आधार पर, गुण के आधार पर, संख्या, मात्रा, परिमाण आदि किसी भी आधार पर विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। अब यहां प्रश्न उठता है कि विशेषण की परिभाषा तो आपने समझ ली। विशेष्य, एक शब्द सुनने में आता है विशेष्य। ये विशेष्य क्या है भाई? जिसकी विशेषता बताई जाए वो सभी शब्द विशेष्य कहलाते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए वे विशेष्य, जिनकी विशेषता बताई जाए, अर्थात वे शब्द संज्ञा या सर्वनाम जिनकी विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। उदाहरण, खूंखार शेर दहाड़ रहा है। शेर कैसे दहाड़ रहा है? खूंखार। शेर कैसा है? खूंखार, खतरनाक। तो शेर की विशेषता है खूंखार होना, तो विशेषण है खूंखार। पर खूंखार कौन है? शेर। तो शेर यहां पर विशेष्य है। यानी कि जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे शब्द विशेष्य कहलाते हैं। जैसे बाहर कोई व्यक्ति खड़ा है, तो व्यक्ति कैसा है? कोई, है ना, अनिश्चयवाचक कोई। तो यहां पर कोई शब्द है विशेषण, और व्यक्ति कैसा है? व्यक्ति। व्यक्ति है यहां पर विशेष्य। व्यक्ति क्या है यहां पर? विशेष्य। तो तात्पर्य यह है कि जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए वे विशेष्य कहलाते हैं। जैसे कि मेरे पास नीली कार है, तो नीला क्या है? विशेषण। अब कौन सी चीज नीली है? कार। तो कार है विशेष्य। इसी प्रकार से गीता ने बहुत सुंदर मधुर गाना गाया। गीता ने मधुर गाना गाया, तो गाना कैसा गाया? गाने की विशेषता थी कि वो मधुर था, तो मधुर तो हुआ विशेषण और गाना हुआ विशेष्य। समझिए आप, विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। और विशेष्य किसे कहते हैं? विशेष्य जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को हम विशेष्य कहते हैं। थोड़ा उदाहरण के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं। दो घुड़सवार उधर से गुजरे। तो घुड़सवार की विशेषता क्या है? कि वो दो हैं, संख्या में दो हैं। तो दो जो हैं, दो तो हुआ विशेषण, और घुड़सवार क्या हुआ? बताइए जल्दी। घुड़सवार हुआ विशेष्य, क्योंकि यहां पर घुड़सवार कितने हैं? दो। तो घुड़सवार की विशेषता यह है कि उनकी संख्या दो है। तो घुड़सवार शब्द की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए यहां पर यह विशेष्य है। ऐसे ही 2 किलो गेहूं कम है। गेहूं कितने हैं? 2 किलो। गेहूं की क्या विशेषता है? कि वो 2 किलो हैं। तो इस तरीके से गेहूं क्या हुए? विशेष्य, और 2 किलो क्या हुए? विशेषण। राधा मोटी लड़की है। मोटा कौन है? राधा। तो राधा की विशेषता क्या है? कि वो मोटी है। तो मोटी शब्द क्या हुआ? विशेषण। और राधा क्या हुई? विशेष्य। वह लड़का होशियार है। वह क्या है? सर्वनाम। तो वह की जो लड़का है जिसके बारे में बात हो रही है उसकी विशेषता क्या है? होशियार है वो। तो विशेषण होगा होशियार, और वह लड़का होगा विशेष्य। तो समझे साथियों। अब एक शब्द आता है प्रविशेषण। प्रविशेषण से क्या अर्थ है? देखिए, एक मैं आपको सेंटेंस बताती हूं। परीक्षा का बहुत अच्छा परिणाम निकला, या मुझे वहां जाकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो भी बहुत अच्छा लगा। तो जब हम विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, या विशेषण का वर्णन हम अधिक बढ़ाकर करते हैं, वहां पर प्रविशेषण होता है। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। जैसे कि परीक्षा का बहुत अच्छा परिणाम निकला। देखिए, परिणाम तो हुआ विशेष्य। परिणाम कैसा निकला? अच्छा। लेकिन कितना अच्छा निकला? कम अच्छा निकला, कि अच्छा निकला, कि बहुत अच्छा निकला? तो यहां पर जो अच्छा शब्द के लिए प्रयोग हुआ
विशेष रूप से उस पर जोर देने के लिए कि बहुत अच्छा, तो बहुत जो शब्द हुआ वो प्रविशेषण हुआ, क्योंकि बहुत शब्द अच्छा के लिए प्रयुक्त हुआ है। बहुत का दबाव या प्रभाव अच्छा शब्द पर पड़ रहा है, तो विशेषण का भी विशेषता बताने वाला। तो यहां पर परिणाम हुआ विशेष्य, अच्छा शब्द हुआ विशेषण और बहुत हुआ प्रविशेषण। मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। अगर मैं कहूं मुझे ज्यादा गर्मी लग रही है, तो गर्मी शब्द हुआ विशेष्य और ज्यादा हुआ विशेषण। लेकिन बहुत ज्यादा, तो बहुत शब्द से एक प्रभाव पड़ा ज्यादा पर, तो यहां पर ज्यादा की विशेषता और बढ़ गई, तो इसलिए यहां पर यह प्रविशेषण शब्द हुआ। घोर परिश्रमी, घोर घोर परिश्रमी व्यक्ति सदैव सफल होते हैं। परिश्रमी व्यक्ति सदैव सफल होते हैं। परिश्रमी से भी काम चल रहा था, लेकिन इसमें भी कैटेगरी है कि कम परिश्रम करने वाले, सामान्य औसतन परिश्रम करने वाले और घोर परिश्रम यानी कि बहुत ज्यादा परिश्रम करने वाले लोग सफल होते हैं। तो घोर शब्द परिश्रमी को भी और अधिक मजबूत कर रहा है, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर रहा है कि भाई मेहनत तो करता है, वो परिश्रम करता है, पर वो घोर परिश्रमी है, यानी कि सीमा से अधिक, है ना, या सीमा से कम। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो कि विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, विशेषता शब्द से बार बार भ्रमित ना हो, सकारात्मक ही नहीं नकारात्मक शब्द भी, जैसे कि परीक्षा का परिणाम कम अच्छा निकला, है ना। ठीक है, तो इस प्रकार के शब्द जो हैं प्रयोग होते हैं, तो वहां पर प्रविशेषण शब्द कहलाते हैं। ठीक है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण शब्द कहलाते हैं। तो यहां पर 3 कॉन्सेप्ट आए, विशेषण की परिभाषा और विशेष्य और प्रविशेषण। ध्यान रखिए, कंफ्यूज ना हो। विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताती है, विशेष्य जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए, और प्रविशेषण वो कि जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, वो प्रविशेषण शब्द कहलाते हैं। साथियों, एक बात बताइए, आपने कहा कि वह अच्छा लड़का है या राम अच्छा है। फिर आपने कहा कि राम मोहन से ज्यादा अच्छा है। पहला सेंटेंस था राम अच्छा है, फिर आपने कहा राम मोहन से ज्यादा अच्छा है, और तीसरे वाक्य में आपने कहा कि राम सबसे ज्यादा अच्छा है, सबसे ज्यादा अच्छा है। तो यहां पर 3 स्थितियां उत्पन्न हुई कि राम अच्छा है यानी कि सामान्य अवस्था। दूसरे सेंटेंस में राम मोहन से ज्यादा अच्छा है में आपने 2 लड़कों के बीच में तुलना की, है ना, और आपने 2 के बीच में बता दिया कि राम ज्यादा अच्छा है, किससे, मोहन से। और फिर तीसरे वाक्य में आपने कहा कि राम सबसे ज्यादा अच्छा है, तो आपने ये सिद्ध किया कि राम से बढ़कर कोई भी नहीं है। आपको राम सबसे, यानी कि जितने भी लोग हैं, जितने भी लड़के हैं, उनमें सबसे ज्यादा पसंद है। तो इस प्रकार से विशेषण की भी अवस्थाएं होती हैं। देखिए, हर व्यक्ति में कोई ना कोई विशेषता होती है ना। सभी व्यक्तियों में, वस्तुओं में अलग अलग विशेषता होती है, और यह विशेषता एक समान नहीं होती। किसी में कोई चीज कम होती है, कोई गुण कम होता है, किसी में वही गुण पहले वाले से ज्यादा होता है, और किसी में वही गुण बहुत ज्यादा होता है ना। तो इस प्रकार से विशेषण की भी या विशेषता की भी 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, यह विशेषता किसी व्यक्ति में सामान्य होती है या सामान्य से कम होती है, किसी में सामान्य से ज्यादा होती है या सामान्य से कम होती है। इसी तुलना के आधार पर विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, देखिए मैं आपको बताती हूं। देखिए, हर व्यक्ति में अपनी एक विशेषता होती है। यह विशेषता किसी में सामान्य, किसी में कम या किसी में सबसे ज्यादा होती है। इसी तुलना के आधार पर विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं। वो 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? मूला अवस्था यानी कि सामान्य विशेषता। मूल अवस्था, इसमें ना तो किसी की तुलना है और ना ही कोई सबसे ज्यादा
वाली स्थिति होती है, मूल अवस्था होती है, सामान्य अवस्था। दूसरा उत्तरावस्था, यानी कि इसमें तुलनात्मक विवेचन किया जाता है कि यह उससे ज्यादा अच्छा है या यह उससे कम है। और तीसरा उत्तमावस्था, यानी कि सबसे अधिक, इससे बढ़कर ना कोई कम है और ना इससे बढ़कर कुछ ज्यादा होगा। इन तीनों अवस्थाओं को विशेषण की 3 अवस्था मानते हैं। अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। हम जानते हैं कि ये अवस्थाएं क्या हैं। उदाहरण से थोड़ा हम समझते हैं। राहुल मेरा प्रिय मित्र है। राहुल मेरा प्रिय मित्र है, सामान्य सी बात है कि राहुल मुझे प्रिय है, मेरा प्रिय मित्र है। दूसरा वाक्य है राहुल अजय की अपेक्षा मेरा प्रियतर मित्र है, यानी कि राहुल और अजय में आपने प्रिय होने की स्थिति में तुलना की और आपने कहा कि मुझे राहुल अजय की अपेक्षा, यानी कि राहुल अजय से ज्यादा मेरा प्रियतर मित्र है ना। तीसरे में आपने कहा राहुल मेरा प्रियतम मित्र है, यानी कि प्रियतम यानी कि सबसे अधिक, राहुल से ज्यादा कोई प्रिय आपको है ही नहीं। तो 3 अवस्थाएं उत्पन्न हुई। प्रिय यानी कि मूलावस्था, सामान्य सी बात है। प्रियतर यानी कि उत्तरावस्था, भाई किसी 2 में अगर आप तुलना करोगे तो आपको एक अवस्था मिलेगी प्रियतर। लेकिन प्रियतम यानी कि उत्तम अवस्था, श्रेष्ठ अवस्था, उससे आगे कुछ है ही नहीं, चरम सीमा, तो वहां पर उत्तमा अवस्था बनती है। मूलावस्था से हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मूलावस्था, इसमें किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की सामान्य विशेषता बताई जाती है। मूलावस्था में क्या है साथियों? सामान्य सी बात होती है, कोई ऐसी विशेष बात नहीं होती कि जिसमें अपने को ये लगे कि नहीं इसमें तुलना हुई है या ये चरम सीमा पर पहुंच गया, ऐसा नहीं होता। जैसे कि दीपिका श्रेष्ठ लेखिका है, दीपिका श्रेष्ठ लेखिका है, सामान्य सी बात है। या सलोनी की आवाज मधुर है, यह भी सामान्य बात है कि सलोनी की आवाज कैसी है? मधुर है ना। तो ये मूलावस्था के उदाहरण है, इसमें कोई खास बात नजर नहीं आती। दूसरी अवस्था है उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में क्या होता है? इसमें 2 व्यक्ति, 2 वस्तु या स्थान की विशेषता के आधार पर तुलना आपस में की जाती है। कोई एक गुण हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसका तुलनात्मक विवेचन किया जाता है और वो दर्शाया जाता है कि ये इससे कम है या ये इससे ज्यादा है। जैसे कि नीरा दीपिका से श्रेष्ठतर लेखिका है। देखिए पहला सेंटेंस क्या था, दोबारा देखना। पहला सेंटेंस था कि दीपिका श्रेष्ठ लेखिका है। दूसरा 2 लोगों में तुलना हुई, नीरा और दीपिका, तो नीरा दीपिका से श्रेष्ठतर लेखिका है। ठीक है, यानी कि जब नीरा और दीपिका में तुलना हुई तो नीरा श्रेष्ठतर लेखिका है। ठीक है। अब कोमल की आवाज सलोनी से मधुरतर है। यहां सलोनी की आवाज मधुर है, सामान्य अवस्था थी, लेकिन जब कोमल और सलोनी में कंपटीशन हुआ, तुलना की गई, तो कोमल की आवाज ज्यादा मधुर निकली। किससे? सलोनी से। तो कोमल की आवाज सलोनी से मधुरतर है। तीसरी अवस्था है उत्तमा अवस्था। इसमें बहुत से व्यक्तियों, वस्तुओं की तुलना करके उन सब में से एक को सबसे अच्छा या बुरा बताया जाता है। शीतल श्रेष्ठतम लेखिका है। क्या? शीतल श्रेष्ठतम। जैसे ही श्रेष्ठतम हुआ, सिद्ध हो गया कि शीतल से अच्छा कोई भी नहीं है। ठीक है। गीता की आवाज मधुरतम है, यानी कि गीता की आवाज से श्रेष्ठ आवाज किसी की भी नहीं है। तो चरम सीमा वाली स्थिति होती है उत्तमावस्था और तुलनात्मक अध्ययन वाली स्थिति होती है उत्तरावस्था, और जो सामान्य स्थिति होती है, सामान्य रूप से विशेषता बताई जाती है, वो होती है मूलावस्था। थोड़ी सी विशेष बात हम जान लेते हैं। विशेष बात क्या है? उत्तरावस्था में विशेषण शब्दों में तर या कर प्रत्यय लगाया जाता है। देखिए जो मूलावस्था है, जैसे कि श्रेष्ठ, श्रेष्ठ शब्द है, श्रेष्ठ में जब हम तर लगा देंगे तो वो श्रेष्ठतर हो जाएगा और तर लगाने पर ये उत्तरावस्था में परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरीके से तीव्रतर, सुंदरतर, दीर्घतर, तर लगाया है ना, लेकिन कर भी लगाया जाता है, जैसे श्रेय, श्रेयस्कर, श्रेयस्कर। ठीक है। तो मूलावस्था से उत्तरावस्था में विशेषण शब्दों का परिवर्तन तर या कर लगाकर लगाया जाता है।
शब्दों में किस में तर लगेगा और कहां कर लगेगा, ये आपको बार बार अभ्यास के द्वारा क्लियर होगा। दूसरा तरीका क्या है कि उत्तमावस्था में, दूसरा क्या है, उत्तमावस्था में विशेषण शब्दों में तम का प्रत्यय लगाया जाता है। तम लगाकर हम उत्तमावस्था बनाते हैं, जैसे तीव्रतम, अधिकतम, कोमलतम, निम्नतम और सरलतम। समझे? और एक तरीका होता है सबसे ज्यादा या सबसे कम, सबसे लगाकर भी हम उत्तमावस्था बनाते हैं। जैसे लता मंगेशकर सबसे श्रेष्ठ या सबसे अच्छा गाती थी। देखिए, अगर हम श्रेष्ठ शब्द का प्रयोग करेंगे तो श्रेष्ठतम, लता मंगेशकर श्रेष्ठतम गायिका हैं, ये गायिका थी। आशा भोसले श्रेष्ठतम गायिका थी। लेकिन अगर हम इसमें श्रेष्ठतम ना लगाकर अच्छा का शब्द यूज करेंगे तो वहां पर होगा लता मंगेशकर सबसे अच्छा गाती थी, है ना, या लता मंगेशकर आशा भोसले से अच्छा या ज्यादा अच्छा गाती थी, या श्रेष्ठतर गायिका थी, है ना, और लता मंगेशकर श्रेष्ठ गायिका थी। तो इस प्रकार से साथियों तर और तम लगाकर उत्तरावस्था और उत्तमावस्था बनाई जाती है। कुछ शब्दों में हम सबसे लगाकर भी उत्तमावस्था बनाते हैं। तो अब हम विशेषण से संबंधित कुछ उदाहरण और देखते हैं। जैसे कालीन बड़ा उम्दा और चमकदार था। कालीन बड़ा उम्दा और चमकदार था, तो इसमें विशेषण शब्द क्या होंगे, उम्दा और चमकदार, और विशेष्य क्या होगा, कालीन। इसी तरीके से 1 किलो बर्फी ले आना, 1 किलो बर्फी ले आना, तो विशेषण शब्द क्या है, 1 किलो। इसी प्रकार से राजा ने खुश होकर सोने की 100 मुद्रिकाएं दी। राजा ने खुश होकर सोने की 100 मुद्राएं दी, तो सोने की 100 मुद्राएं, मुद्राएं कैसी हैं, सोने की हैं, कितनी है, 100, तो मुद्राएं यहां पर विशेष्य हो जाएगा। इसी प्रकार से आज मैंने बहुत फल खाए, फल कितने खाए, बहुत, तो यहां पर विशेषण है बहुत और फल हो जाएगा विशेष्य। साथियों, यहां पर हम कुछ शब्दों का अभ्यास करते हैं कि वो किस तरीके से मूलावस्था से उत्तरावस्था और उत्तमावस्था में परिवर्तित होती है। देखिए, दीर्घ, दीर्घ मूलावस्था, उत्तरावस्था दीर्घतर, उत्तमावस्था दीर्घतम। उत्कृष्ट, उत्कृष्टतर, उत्कृष्टतम। मधुर, मधुरतर, मधुरतम। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। कोमल, उत्तरावस्था में कोमलतर और उत्तमावस्था में कोमलतम। कठोर, कठोरतर, कठोरतम। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। दृढ़, दृढ़तर, दृढ़तम। मृदु, मृदुतर, मृदुतम। निम्न मूलावस्था, निम्नतर उत्तरावस्था और निम्नतम उत्तमावस्था। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। पवित्र, पवित्रतर, पवित्रतम। निकट, निकटतर, निकटतम। महान, महातर, महत्तम। विशाल, विशालतर, विशालतम, और सरल, सरलतम, सरलतर और सरलतम। ये तीनों अवस्थाएं। इस प्रकार के कई अन्य शब्दों का भी आप दैनिक रूप से अभ्यास करें, और जब भी आपको इस प्रकार की अवस्था में कोई शब्द मिलता है तो तुरंत समझें कि वह विशेषण शब्द ही होगा। इस प्रकार से साथियों, मैंने आज आपको इस वीडियो में विशेषण की परिभाषा, विशेषण की अवस्थाएं और विशेषण की अवस्थाओं में किस प्रकार से विशेषण शब्दों का परिवर्तन होता है इस बारे में बताया। साथ ही माने विशेष्य और प्रविशेषण के बारे में भी आपको विस्तार से समझाया। मैं अपनी अगली वीडियो में आपको विशेषण के विविध भेदों के बारे में बताऊंगी, जिसमें सबसे पहले मैं आपको गुणवाचक विशेषण के बारे में विस्तार से बताऊंगी। तो मेरी सारी वीडियो को आप लगातार देखते रहिए। मेरी वीडियो पर जाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर अवश्य करें। साथियों, आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। धन्यवाद।